नमस्कार। 8 नवंबर 8 बजे से पहले शायद 99% जनता ने डिमोनेटाइजेशन शब्द नहीं सुना होगा, पर आज ये लम्ह ये है कि इस शब्द के चलते पूरा हिंदुस्तान एक कतार में खड़ा है। 2016 एक ऐतिहासिक साल बन चुका है। जैसे हम 1947, 1965, 1991 के बारे में पढ़ते हैं किताबों में, वैसे ही अब आने वाली पीढ़ियां 2016 के बारे में जानेंगी। मोदी जी का फैसला आते ही व्हाट्सएप की दुनिया में नया बखेड़ा खड़ा हो गया। 1000 और 500 के नोटों को श्रद्धांजलि देती हुए फोटोज सर्कुलेट होने लगी। अब जब मोदी जी ने इतना बड़ा फैसला लिया ही है तो उसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि अब फर्जी करेंसी का तो बेड़ा गर्क हो चुका है और 100% तरीके से इसका सफाया हो जाएगा जब तक कि नए सिक्योरिटी फीचर्स क्रैक नहीं हो जाते हैं। हमने खबरें सुनी है कि फर्जी नोट आए हैं पर वो फोटोकॉपी है और आसानी से पहचाने जा सकते हैं, पर एक कमी रह गई, नया रंग छोड़ता है। अब वो अच्छे के लिए छोड़ता है या बुरे के लिए छोड़ता है वो हमें अभी तक पता नहीं, आने वाले दिनों में पता लगेगा। टेरर फंडिंग का भी अभी तक बिल्कुल खात्मा हो चुका है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं देखी गई है और बैठे बैठे दाऊद इब्राहिम की पूरी संपत्ति खत्म हो गई है और जो पत्थर फेंकने के लिए कश्मीर में पैसे दिए जाते थे वो पैसे अब बेकार हो गए हैं, इसलिए कोई स्टोन पेल्टिंग भी नहीं हुई है। करप्शन की बात करें तो जितने भी बाबुओं ने, ब्यूरोक्रेट्स ने आज तक करप्शन करा था, अगर वो उसको वाइट करने में सफल नहीं हुए तो उन सबका बेड़ा गर्क हो चुका है, सबकी मिट्टी पलीत हो चुकी है। पर ये जरूरी नहीं कि वो आगे फ्यूचर में भी करप्शन न करें। अगर सिस्टम में कोई बदलाव नहीं आया तो करप्शन आज तक का खराब हो गया, पैसा जमा करा हुआ, पर आगे वो फिर बना लेंगे, इसलिए सिस्टमिक रिफॉर्म्स आर नेसेसरी। तो करप्शन पे ये बात। अब पैरेलल इकोनॉमी या ब्लैक इकोनॉमी या घोस्ट इकोनॉमी कुछ भी कह सकते हैं, पर पैरेलल इकोनॉमी बहुत एक वाइड कंसेप्ट है। इसके अंदर जो हमारे कारीगर काम करते हैं, पेंटर काम करते हैं, कोई मजदूर है, कोई दुकान वाला, किराने वाला है, और साथ में जो गुंडे हैं, अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, जो एक्टर्स कैश में फीस लेते हैं, वो सब पैरेलल इकोनॉमी में आते हैं। तो पैरेलल इकोनॉमी के अंदर क्राइम भी हो सकता है, नॉन क्राइम भी हो सकती है, लीगल भी हो सकती है, इलीगल भी हो सकती है, और टैक्स पेइंग भी हो सकती है और नॉन टैक्स पेइंग भी हो सकती है। इसलिए पैरेलल इकोनॉमी बहुत बड़ा कंसेप्ट है और हिंदुस्तान की ज्यादातर इकोनॉमी पैरेलल इकोनॉमी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है। तो माना जाता है कि ये पैरेलल इकोनॉमी पे रोक लगाएगा और काफी जनता टैक्स नेट में आएगी, क्योंकि पहले सिर्फ 4 करोड़ लोग इनकम टैक्स देते थे, पर अब चूंकि पैसा जमा होगा खातों के अंदर तो टैक्स नेट बढ़ेगा। अब ब्लैक इकोनॉमी पे एक कड़ा प्रहार बताया जा रहा है। ब्लैक इकोनॉमी सबके पास है जो टैक्स नहीं दे रहा है। एक किराने वाला, अगर उसकी इनकम भी 2.5 लाख से ज्यादा है, उसके पास भी ब्लैक मनी है। अगर कोई मजदूर 2.5 लाख से ज्यादा कमा रहा है, अगर उसकी 1500 रुपए दिन की तनख्वाह है तो ऑब्वियसली उसके 2.5 लाख से ज्यादा हो जाएंगे, तो उसके पास भी ब्लैक मनी है। तो इन सबके पास ब्लैक मनी है, परंतु जो ब्लैक मनी सबसे ज्यादा नुकसान दे रहा था वो था मंत्रियों के पास पड़ा हुआ ब्लैक मनी, ब्यूरोक्रेट्स के पास पड़ा हुआ ब्लैक मनी, और कॉर्पोरेट हाउसेस के किंग्स के पास तिजोरी में पड़ा हुआ ब्लैक मनी। तो ये उसको निकाल के लाएगा। पर कुछ ब्लैक मनी फायदा भी देता था, मतलब फायदा क्या कहें, कुछ ब्लैक मनी मार्केट में सर्कुलेट होता था, उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती थी, तो उसके जाने से मार्केट में थोड़ी मंदी का असर भी आ सकता है। और अगर ब्लैक मनी पे ये कड़ा प्रहार है तो ये पुराने ब्लैक मनी पे है, आगे आने वाले ब्लैक मनी पे इसकी कोई गारंटी नहीं है। पब्लिक स्कीम्स ऑब्वियसली 100%, डिजिटल इंडिया, स्वावलंबन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जनधन योजना, ऐसी, क्योंकि अब सारा पैसा प्रधानमंत्री जी के खाते में जाएगा, गवर्नमेंट के खाते में जाएगा, अब ऐसी स्कीम्स का आना और सक्सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। अब एक मुहिम चल रही है सोशल मीडिया पे कि आर्मी का खाता खुलवाया जाए, जो लोग पैसा वेस्ट कर रहे हैं या जो निकल नहीं पाएगा या जो नाली में जा रहा है वो पैसा आर्मी के खाते में डलाया जाए। पर ये बिल्कुल इल इन्फॉर्म्ड और नॉनसेंसिकल अप्रोच है, क्योंकि वैसे भी अगर कोई पैसा वेस्ट हो गया कहीं पर तो गवर्नमेंट को पता लग जाएगा कि इतना पैसा वापस आरबीआई में जमा नहीं हुआ, वो काट के फेंक दिया गया, तो सरकार उसकी जगह बाय डिफॉल्ट नया नोट छाप सकती है। तो ऐसी कोई मुहिम की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूं कि सरकार तो चाहती ये है कि पैसा वेस्ट हो जाए, फाड़ दे या फिर फेंक दिया जाए, खातों में नहीं दिया जाए। इसीलिए वो 2.5 लाख की लिमिट बता रहे हैं कि 2.5 लाख के ऊपर मत डालो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो पैसा वापस आरबीआई में नहीं जाएगा, सरकार उसकी जगह नया नोट छाप सकती है और उससे इन्फ्लेशन भी नहीं बढ़ेगा, मनी सप्लाई सेम रहेगी और सरकार नई स्कीम ला सकती है। पर इसका एक लिमिटेड इम्पैक्ट भी बताया जा रहा है, क्योंकि
लोग अब पुराने ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करने के लगे हुए हैं। आपने देखा होगा जैसे ही न्यूज आई सोने की दुकानों में भीड़ जम गई, लोग 50, 60, 75 तक सोना खरीदा है। अब उन्हें पता है कि नुकसान है, 75 का सोना इस स्कीम के बाद 20 का भी नहीं रहेगा, पर वो उस पैसे को बैंक में नहीं लेके जा सकते थे, वहां सिर्फ उनको जेल होती और 200% पेनल्टी देनी पड़ती टैक्स के साथ। तो इससे बढ़िया जो हाथ लगे वो ही अच्छा, पर उनका कुछ परसेंट वाइट हो गया। और इसी तरह प्रॉपर्टी बिक रही है, लोग पुराने पैसे में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी आधी कीमत की भी नहीं रह जाएगी, पर उनने 50% सेव कर लिया। अगर वो उसी पैसे को बैंक में डालते तो 200% पेनल्टी प्लस जेल हो सकती थी। इसलिए अब क्या हो रहा है कि वेल्थ जो ब्लैक मनी था वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जिसकी जितनी हैसियत है ब्लैक मनी रखने की, उसको वाइट करने की, उतना मार्केट में जा रहा है। डॉलर आप देख रहे हैं डबल रेट में बिक रहा है, 145, 140 इस रेट में बिक रहा है। अब पता है वो बाद में 70 का या 60 का या 50 का बिकेगा, पर आधा पैसा उनका बच जाएगा और आधा पैसा किसी और की ब्लैक मनी बन जाएगा। इसलिए पूरा इसका लिमिटेड इफेक्ट होने वाला है। और भी कई चीजों में लग्जरी कार्स पुराने डेट में बिक रही हैं, और लोग मेडिसिन महंगी वाली इकट्ठी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी पुराने डेट में ले रहे हैं। ये छोटे साधन हैं। तो इससे ये साबित होता है कि ब्लैक मनी पूरी तरह से सरकार के पास नहीं जाएगा, ये रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये अमीर और गरीब के अंदर बराबरी नहीं लाएगा, ये जो ब्लैक मनी होल्डर्स हैं उनके बीच में बराबरी लाएगा कि अब सबके पास अपनी हैसियत से ब्लैक मनी आ जाएगा, किसी के पास ज्यादा नहीं रहेगा, किसी के पास कम नहीं रहेगा। तो एक बराबरी का जरिया बन चुका है। अब इसका राजनीतिकरण भी हो रहा है, पॉलिटिसाइजेशन भी हो रहा है। ये हम जरूर मानते हैं कि मोदी जी के अलावा ऐसा फैसला उठाने की हिंदुस्तान में किसी नेता में औकात नहीं है। ये काफी साहसी फैसला है, और पर सवाल उठता है कि अगर ये फैसला इतना साहसी है और प्रधानमंत्री जी ने उठाया है तो इसके पीछे बहुत बड़े कारण होंगे। कारण इकोनॉमिक भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल भी हो सकते हैं। अगर सिर्फ प्योर इकोनॉमिक कारण है तो ये देश को फायदा देने वाला होगा, अगर पॉलिटिकल कारण है तो मोदी जी ने कहीं कोई चूक तो नहीं कर दी है। अब कांग्रेस हो गई, ममता जी हो गई, राहुल गांधी, केजरीवाल, सपा बसपा, इनकी तो भांडा फोड़ दिया है मोदी जी ने, क्योंकि इनके पास जितने भी तिजोरी भर के पैसे थे, जितने कमरे भर के पैसे थे चुनाव के लिए, वो सब अब रद्दी का टुकड़ा बन चुके हैं और वो अब वाइट भी नहीं हो सकते हैं। इसलिए इनके अब खुजली मची हुई है। ममता जी रैली निकाल रही हैं, कांग्रेस साथ दे रही है। तो ये सब राजनीतिकरण हो रहा है, लोगों की भावनाओं को टटोला जा रहा है और अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि ये खुल के सामने नहीं आ सकते, इसलिए चाहते हैं कि लोगों में थोड़ा आक्रोश बढ़े तब हम सामने आए। तो आप देखेंगे जैसे जैसे लोगों में आक्रोश बढ़ेगा या व्यवस्था बिगड़ेगी, ये पॉलिटिकल पार्टीज और वोकल होंगी और इस फैसले का विरोध करेंगी। तो केजरीवाल तो सबसे ज्यादा मोदी जी के पीछे पड़े हैं, और अखिलेश जी ने भी एक विवादित बयान दे दिया है कि ब्लैक मनी से इकोनॉमी चलती है और रिसेशन से लड़ा जा सकता है। अब मोदी जी ने कुर्बानी मांगी है 50 दिन की। ठीक है, पहले वो कहते हैं ना, हफ्ते दिन बने हफ्ते, हफ्ते महीने, पर कहीं महीने साल नहीं बन जाए। अब देखते हैं कुर्बानी 50 दिन की किससे मांगी है। कुर्बानी 50 दिन की इन लोगों से मांगी है जो दिहाड़ी करते थे, जो मजदूर थे, जो किसी के काम घर में नौकरी करते हैं, उनको वहां नौकरी पे सा छोड़ के अपने 4-4 हजार रुपए पलटवा के घर पे राशन पहुंचाने की जिम्मेदारी आ गई है। और हमने देखा है कि अस्पतालों में भी डेथ्स हो रही हैं, लोगों को इलाज के लिए भर्ती नहीं करा जा रहा है, जो भर्ती हैं और जिनकी डेथ हो चुकी है उनको रिलीज नहीं करा जा रहा है। ट्रांसपोर्ट स्टैंड स्टिल हो चुका है, ट्रक्स कहीं कहीं हाईवेज पर 25-25 किलोमीटर की लाइन लग चुकी है, और अगर ट्रक्स 7 दिन तक बंद रहे या उससे ज्यादा बंद रहे तो मंडीज में सामान नहीं पहुंचेगा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स नहीं पहुंचेंगे, पेरिशेबल आइटम्स नहीं पहुंचेंगे। तो ये इंडियन इकोनॉमी और आने वाले समय में हाउस होल्ड्स पे बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। और देखा जा रहा है टोल पर इतनी भीड़ थी, अब टोल 18 तारीख तक माफ है, उसको आगे भी बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स की जेब में अभी इतना पैसा नहीं है कि वो टोल दे सकें और उसका छुट्टा करवा सकें। अब ये ऑटो वाले, रिक्शा वाले, इनके बिजनेस पर भी काफी असर पड़ा है, क्योंकि लोग अब काफी कॉन्शियस हो गए हैं खर्चे के प्रति। तो वो अब सवारी नहीं करना चाह रहे हैं और जितना हो सके पैदल चलना चाह रहे हैं, और जितना हो सके घर से बाहर ही नहीं निकलना चाह रहे हैं। और जहां तक हो रहा है वो सिर्फ एटीएम ही जा रहे हैं, पास के एटीएम में जाके खड़े हो जाते हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने 1000 और 500 के नोट बंद कर चुके हैं।
और आपने देखा था कि देवउठनी एकादशमी पर मार्केट्स बंद थे, जहां लाखों करोड़ों की सेल होनी चाहिए थी, जिनकी शादियां धूमधाम से होनी चाहिए थी, वो कुछ नहीं हुआ है, मार्केट्स बंद हैं। सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की रेट चल रही हैं, अफवाहें चल रही हैं, मार्केट्स ठप हैं। अब ये कब खुलेंगे कोई पता नहीं, और नए नोट आए बाद कितना मार्केट वापस रिकवर करेगा ये आने वाला समय बताएगा। टी गार्डन्स क्राइसिस में है। असम और तमिलनाडु के जो टी गार्डन्स हैं वहां लाखों की लेबर काम करती है, उनको हर 7 दिन में पैसा दिया जाता है, पर क्योंकि अब एम्प्लॉयर खुद के पास पैसा नहीं है, करंट अकाउंट से वो सिर्फ 50,000 रुपए निकाल सकते हैं, तो वो लेबर को कैश कैसे चुकाएं। लेबर ने एक हफ्ता की सैलरी मिस कर दी है अगर उन्होंने चेतावनी दी है एम्प्लॉयर्स ने, टी गार्डन मालिकों ने, कि अगले हफ्ते भी अगर ऐसा ही रहा तो लेबर अनरेस्ट क्रिएट हो सकता है। एग्रीकल्चर का सबसे बुरा हाल है। प्राइम सोइंग सीजन है, गेहूं की बुआई चल रही है, जिन्होंने बुआई कर दी उनको खाद बीज देना है, और 90% तक गेहूं के खाद बीज की और सीड्स की बिक्री बंद हो चुकी है। गांव में हाल बेहाल है, और एग्रीकल्चर में ऐसा होता है कि मौसम चेंज के साथ अगर बीज नहीं बोया गया और मौसम ज्यादा ठंडा हो गया तो गेहूं नहीं उगेगा, तो ये कष्ट सिर्फ 50 दिन का नहीं रह जाएगा, ये आने वाले पूरे साल का होगा। और रूरल इंडिया का ये हाल है कि वहां ये खबर तो पहुंच चुकी है कि नोट बंद हो चुका है, पर उनके पास नए नोट पहुंचाने का कोई साधन, कोई व्यवस्था नहीं है। कोऑपरेटिव बैंक्स में कोई पैसा एक्सचेंज करने की फैसिलिटी नहीं है, पोस्ट ऑफिस का ये में पैसा नहीं पहुंचा है। राशन वाले ने 2 दिन तो राशन दे दिया था, पर अब वो भी राशन नहीं दे रहा है। और इन सब के चलते लोगों का विश्वास टूट रहा है, लोगों की शक्ति टूट रही है, और अब हमारे को राशन लूटने की खबरें भी आई हैं, और कहीं कहीं पेट्रोल पंप पे भी झपड़ हो रही है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है कई जगह, तो पब्लिक का विश्वास टूट जाएगा। और अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो गई तो इट विल बी बियॉन्ड रिडेम्पशन। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स की राय आई है, सी रंगाराजन जी का कहना है कि ये लॉन्ग टर्म में तो इकोनॉमी को फायदा पहुंचाएगा, पर शॉर्ट टर्म में कंज्यूमर डिमांड पर क्या असर पड़ेगा इससे कोई नहीं कह सकता। रघुराम राजन जी का कहना है कि कुछ ब्लैक मनी होल्डर्स फिर भी रास्ता निकाल लेंगे अपनी वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करने का। और सबसे बुरा खस्ता हालत है रियल एस्टेट सेक्टर की। रियल एस्टेट सेक्टर के भाव आधे से कम होने वाले हैं, और इससे जो लोग कहते हैं कि रियल एस्टेट में पैसा है, ब्लैक मनी, तो उनकी भी आधी रेट हो जाएगी। ये खुशी की बात है, पर दुख की बात यह है कि रियल एस्टेट से कंस्ट्रक्शन सेक्टर चलता है, और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है कंस्ट्रक्शन सेक्टर। तो जिस बिजनेसमैन ने बिल्डिंग पर लोन ले रखा था, मान लो 2 करोड़ का लोन लिया था, उसको पता था कि 3 करोड़ की बिकेगी, चूंकि अब वो बिल्डिंग 1 करोड़ की ही हो गई है, उसको लोन चुकाने में दिक्कत आएगी, वो काम बंद करेगा तो सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेक्टर पर हावी मार पड़ेगी, और लोगों के बेरोजगार होने की समस्या है। अब कंस्ट्रक्शन बंद होगा तो स्टील के प्राइस भी क्रैश होंगे, और स्टील की डिमांड क्रैश होगी, डिमांड से प्राइस क्रैश होंगे, प्राइस से स्टील इंडस्ट्री क्रैश होने की। और अगर इसके चलते मंदी आ गई तो फिर इन मजदूरों का क्या होगा। और इसके आसार इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि इंडिया में 68% कैश ट्रांजैक्शंस होते थे। मतलब कैश की बंदी का मतलब है, कैश की नसबंदी का मतलब है 68% ट्रांजैक्शंस की नसबंदी। और जिस हिसाब से कैश दिया जा रहा है, 2-2 हजार के नोट दिए जा रहे हैं, 4,500 की लिमिट है, ये भरपाई नहीं कर पाएगा। और 93% अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो डायरेक्टली लिंक्ड है ब्लैक इकोनॉमी और पैरेलल इकोनॉमी से, तो अगर वहां कोई असर देखने को मिला, आप उस सेक्टर को टारगेट कर रहे हो, उसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हो, तो 93% लेबरर्स पे असर पड़ेगा। और 93% लेबर यानी इंडिया, टोटल वर्कफोर्स फॉर इंडिया। इस फैसले से लोग ये सोच रहे हैं कि सिर्फ ब्लैक मनी होल्डर्स के लिए परेशानी है, पर इसके लिए वो लोग भी त्रस्त होंगे जिनका मनी टैक्स्ड है, जिनकी टैक्स्ड इनकम है, जिन्होंने लाइफ टाइम टैक्स दिया है। वो कैसे, ये देखते हैं। मान लो किसी ने जिंदगी भर टैक्स दिया है, उसकी 1 नंबर की इनकम है, पर उसने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करा था। अब क्योंकि मार्केट ऐसा है, उसने 2 नंबर में भी पैसे दिए, 1 नंबर में भी पैसे दिए, पर उसका पूरा खाता 1 नंबर में था। उसने प्रॉपर्टी ली, आज वो प्रॉपर्टी आधी रेट की हो गई। किसी ने 50 लाख इकट्ठे करके अगर प्रॉपर्टी ली है तो उसकी रेट 25-30 के आसपास हो जाएंगे। या किसी ने सोना ले रखा है 1 नंबर के पैसे से, तो वो सोना तो उसने 30 का लिया होगा, तो उनका 20 के प्रति हो जाएगा। और जिन लोगों के सिर पे उधारी है उनका भी हाल बुरा होने वाला है, क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट्स डाउन होने वाले हैं। और किसी ने अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में अगर ब्याज ले रखा है 2 रुपए सैकड़ा, मतलब 24% इस पर, तो अब आने वाले समय में उसकी कीमत घट जाएगी और उनके ऊपर ब्याज का दबाव बढ़ जाएगा।
क्या फिर इन सबको देखते हुए डिमोनेटाइजेशन इंडिया में फिजिबल था? इतनी समस्याएं आ रही तो हाँ जरूर फिजिबल था, पर ये इम्प्लीमेंट सही तरीके से होना चाहिए था।